राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा 2022। पिछले वर्षों के कुछ पेपर हम लेके आए हैं, जिसमें प्रतिदिन एक पेपर आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो आज हम सब्जेक्ट वाइज जो विज्ञान, सामाजिक विषय और गणित से संबंधित है, तो आज पिछले वर्ष का पेपर उठाते हैं और देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और उन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं विषय विज्ञान। विज्ञान विषय में हमारा पहला प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो इसका सही उत्तर है टंगस्टन, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन धातु का बल्ब का तंतु बनाया जाता है, टंगस्टन। दूसरा प्रश्न, एक वस्तु 10 सेकंड में 500 बार दोलन करती है, वस्तु की आवृत्ति होगी। तो पहले हमें समझना होगा कि आवृत्ति क्या होती है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। 10 सेकंड में 500, तो 1 सेकंड में 50 दोलन प्रति सेकंड, यानी तीसरा इसका भी सही है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के लिए प्राकृतिक उपग्रह। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक ही है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो वो है चंद्रमा, इसका भी तीसरा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है जिसका घनत्व ज़्यादा होता है, ध्वनि की चाल उसमें ही ज़्यादा होती है। अतः ठोस, द्रव, निर्वात, गैस में ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति। दीवार घड़ी का जो पेंडुलम होता है, जो हिलता रहता है, उसकी गति को क्या कहते हैं? रेखीय गति होती नहीं है उसमें, वृत्तीय गति भी नहीं है, घूर्णन गति भी नहीं है, आवर्त गति। मध्यमान स्थिति के दोनों ओर यदि चक्कर लगा रहा है पेंडुलम, तो वो आवर्त गति कही जाएगी। अगले पेज पे चलते हैं। देखते हैं, नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा। जब कोई वस्तु ऊंचाई से नीचे आती है तो उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती जाती है, तो इसका आंसर भी तीसरा है, बढ़ती है। आगे चलें, एक कार दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है, कार पर कार्यकारी घर्षण बल की दिशा होगी। गति की दिशा के विपरीत घर्षण बल की दिशा होती है, और यदि दक्षिण पूर्व में कोई कार जा रही है तो दक्षिण पूर्व का उल्टा हमारा उत्तर पश्चिम होगा, अतः इसका चौथा आंसर सही है। आगे बढ़ें, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है एक, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। आगे, एक समतल दर्पण पर आपाती किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 90 अंश का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान क्या होगा? तो हम इसे समझते हैं। मान के चलिए कि ये एक समतल दर्पण हुआ, ये इसका बीच में अभिलंब हुआ, ये आपतन कोण, ये
परावर्तन कोण। आपतित किरण इसके और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है ये है 80 अंश। किसी समतल दर्पण से जब कोई किरण परावर्तित होती है तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। अतः आपतन कोण का मान 40 अंश होगा। तो इसका आंसर 40 अंश। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न में हम बढ़ते हैं। कैंची उत्तोलक है। तो उत्तोलक समझने के लिए हम समझ लें 3 तरह के उत्तोलक होते हैं, जिसमें आलंब बीच में हो, वो प्रथम तरह का, जैसे कैंची के दोनों सिरों का आलंब बीच में मिलाने वाला बोल्ट लगा होता है तो कैंची प्रथम तरह का उत्तोलक हो गया। आलंब यदि हमारा बीच में है तो प्रथम तरह का उत्तोलक हो जाएगा। यदि भार बीच में है, भार बीच में है, जैसे सरौता है, सरौता में जब सुपारी काटी जाती है तो बीच में सुपारी रखी जाती है तो सरौता द्वितीय तरह का उत्तोलक हो गया। जिसमें बल बीच में लगता हो यानी आयास बीच में हो, जैसे चिमटा है, दोनों चिमटे के दोनों सिरे एक किनारे पे मिले होते हैं और उसे भार जो है उसकी एक तरफ नोक जहाँ से रोटी पकड़ी जाती वहाँ पहुँच गया, और बल चिमटे को दबाने के लिए हम बीच में लगाते हैं यानी आयास बीच में हो तो तृतीय तरह का वो उत्तोलक होगा। इसलिए इस प्रश्न में कैंची जो उत्तोलक है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। अब हम आगे बढ़ जाएं, देखते हैं। प्रश्न है, सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है। तो सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट में, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा। R बराबर V बटे I, यानी हमारा 12/2, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6 ओम। तो समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अचुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ 26, 27, 28 परमाणु क्रमांक वाले हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये चुंबकीय पदार्थ हैं, अतः अचुंबकीय पदार्थ हुआ सोना। नेक्स्ट सवाल में, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता। तो अब हम देखते हैं जिंक, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। एल्युमिनियम में तन्यता होती है क्योंकि इसके तार खींचे जाते हैं, एल्युमिनियम के भी तार खींचे जाते हैं, चांदी के भी तार खींचे जाते हैं। जिंक में तन्यता का गुण नहीं होता है, अतः इसका उत्तर है 1 नंबर जिंक। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप हीरा होता है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, तो याद रखना बी और सी, BC जो है ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, अतः हम देखते हैं बी विटामिन जल में घुलनशील है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र कैल्शियम OH का होल ट्वाइस, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो हम देखते हैं, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, हीलियम भी होती है वायुमंडल में ऊपर साइड में, आर्गन भी लगभग % गैस मौजूद है हमारे वायुमंडल में। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती, अतः इसका उत्तर 3 नंबर क्लोरीन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण? तो जंग लगने का कारण ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन से होगा, था इसका 3 नंबर ऑक्सीजन। अब नेक्स्ट सवाल, P2O5 में फास्फोरस की संयोजकता है? तो कोई भी तत्व जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करता है वो उसकी संयोजकता होती है। यहाँ पे फास्फोरस ने 5 ऑक्सीजन अणुओं से संयोग किया, अतः इसकी संयोजकता 5 होनी चाहिए, यानी 2। आगे बढ़ते हैं। जैविक खाद। जैविक खाद हम उसे कहते हैं जो फैक्ट्री में न बनी हो, अतः गोबर की खाद जैविक खाद है। अब आगे बढ़ते हैं। रक्त के जमने में सहायक, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, प्लेटलेट, या इनमें से कोई नहीं? तो हम समझ लेते हैं। लाल रक्त कणिका का कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन। श्वेत रक्त कणिका का काम है रोगाणुओं से रक्षा। प्लेटलेट का काम है रक्त का थक्का जमाना और शरीर को ऊर्जावान बनाना। तो इसमें हमारा सही आंसर नंबर 3 प्लेटलेट्स है। देखते हैं, कहाँ है? ये है नंबर 3। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन। तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कूटपाद पाया जाता है, तो कूटपाद अमीबा में होते हैं, तो इसका आंसर पहला होगा। तो आगे बढ़ते हैं। HIV संबंधित है, तो HIV का संबंध एड्स से है। क्लोरेलिन नामक दवा किससे बनाई जाती है? क्लोरेलिन नामक दवा शैवाल से बनती है। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो वैज्ञानिक लुई पास्चर ने दूध को संरक्षित करने का तरीका बताया था, तो उन्हीं के नाम से उस विधि को पाश्चरीकरण बोला जाता है, लुई पास्चर के नाम की वजह से। तो ये पाश्चरीकरण द्वारा दूध को संरक्षित किया जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर से क्या नापते हैं? रुधिर दाब, नब्ज, हृदय स्पंदन दर, या इनमें से कोई नहीं? तो स्फिग्मो मैनोमीटर से रुधिर दाब नापा जाता है। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री किसके बराबर होता है? तो केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री का मतलब है -273 डिग्री केल्विन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
निम्नलिखित में से किसका अत्यधिक प्रयोग ओजोन क्षरण का कारक है? तो सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। CFC इसमें लिखा है, C से क्लोरो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, तो इसका उत्तर सेकेंड वाला है CFC। पत्तियों में भोजन किस रूप में एकत्र होता है? प्रोटीन के रूप में नहीं होता, वसा के रूप में नहीं होता, खनिज के रूप में नहीं है, तो पत्तियों में भोजन स्टार्च के रूप में एकत्र होता है। नेक्स्ट, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो हम देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यानी सोरिक अम्ल, ये स्वर्णकारों के पास गहनों को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तो आमाशय में बनता है या इसका प्रयोग उर्वरक कारखानों में होता है। एसिटिक अम्ल ये भी नहीं है, अतः बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल नंबर 1 का प्रयोग किया जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण, तो नाभिक में जो कण हैं जिनमें थोड़ा भार होता है तो वो हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसका भी नंबर 1 ही सही है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न आता है, सामाजिक विषय का पेपर आया, तो अब हम कुछ प्रश्न सामाजिक विषय के भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सामाजिक विषय में पहला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो चिपको आंदोलन हमारा सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चालू किया गया था। चाहे इसका तीसरा आंसर सही है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, स्वर्ण मंदिर जो है ये अमृतसर में है। ये सिखों का एक धार्मिक स्थान है, तो ये अमृतसर है। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? भारत एक खोज नाम से एक सीरियल पहले टीवी में आया करता था और उसमें जवाहरलाल नेहरू को दिखाया जाता था, अतः भारत एक खोज के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? फ्रंटियर गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, देशबंधु CR दास, ये सही है। लौह पुरुष सरदार पटेल सही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी सही है। अतः अशुद्ध जोड़ा हमारा नंबर 1 फ्रंटियर गांधी ही होगा। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ये तो साधारण सा प्रश्न है, तो मैसूर हो गया। अब हम आगे बढ़ें। कौन पत्रकारिता से संबंधित नहीं है? तो अरुण शौरी ये पत्रकार हैं। सुभाषनी अली ये भी पत्रकारिता क्षेत्र से ही। खुशवंत सिंह भी पत्रकारिता क्षेत्र से आते हैं। अजमत अली खां ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, अतः ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, अतः इसका आंसर है चौथा अमजद अली खां। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने द्वारा की गई थी, तो इसका भी तीसरा सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था, तो इसका नंबर 1 वाला जो ऑप्शन है रायगढ़ सही है। अभिज्ञान शकुंतलम एक ये हमारा एकांकी है, तो इसकी रचना
सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास? तो ये कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो रामायण मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, तो इसका आंसर संस्कृत होगा नंबर 1 पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत राजा कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका आंसर तीसरा है, कनिष्क। निम्नलिखित से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो वो है इसका शक्कर, चाय, रासायनिक उर्वरक, जूट। इसका आंसर नंबर 4 जूट होगा। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ है? तो तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय अपने देश में देहरादून में है। भारत में उपग्रह छोड़ने का केंद्र, तो भारत में उपग्रह छोड़ने का एक केंद्र इनमें से श्रीहरिकोटा है। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र, तो भूकंप सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन बगीचों का शहर है? तो बेंगलोर को बगीचों का शहर बोला जाता है, इसका एक ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो चंद्रमा उपग्रह है। निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है? तो ये तो बड़ा आसान सवाल पूछ दिया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है, तो सहारा रेगिस्तान से संबंधित है, ये हो गया। निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? तो अपने देश में तो ये एक ऐसी जगह है और जिसे हम कहते हैं चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, चंडीगढ़। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो हमें पता है कि लीप वर्ष में फरवरी 28 की जगह 29 दिन की मानी जाती है, अतः 365 से एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 दिन इसका आंसर होगा। तो जिसका आंसर 2 नंबर पे 366 दिन। आगे बढ़ें। प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत आता है? तो ये तो बड़ा चर्चा का विषय रहा है कि धारा 370 अभी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा ख़त्म की गई थी और वो संबंधित थी जम्मू और कश्मीर से, तो हमारा ऑप्शन 4 ये सही है। भारतवर्ष के सुप्रीम कोर्ट का जज किस उम्र तक सेवा में रह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो 65 यानी 65 वर्ष तक सेवा में रह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 1 सही है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस एक दिन पहले, अपने स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले, क्योंकि पाकिस्तान का जो समय है भारत से 1 घंटा पीछे चलता है, अतः इसका स्वतंत्रता दिवस भी एक दिन पीछे ही रहेगा, यानी इसका ऑप्शन सेकंड 14 अगस्त सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति बहुत इजी सवाल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ये ऑप्शन 3 सही है इसका।
किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा, तो इसमें हम समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके नियुक्ति के लिए इनकी आयु की सीमा 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो हमारा या राष्ट्रपति पूछे तब भी 35 वर्ष से अधिक, राज्यपाल पूछ रहा तो 35 वर्ष से अधिक, अतः इसका ऑप्शन 1 35 वर्ष से अधिक सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखते हैं भारतवर्ष में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा में जब सांसद लोग चुन के जाते हैं और सबसे बड़ी पार्टी के जो सांसद होते हैं वही प्रधानमंत्री चुनते हैं, अतः प्रधानमंत्री की नियुक्ति लोकसभा द्वारा होती है। ऑप्शन 1 सही है। हमारे मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में हमारे मूल अधिकार 6 हैं, वो ऑप्शन 1 सही है। तो मूल अधिकार 6। मूल अधिकार में जब संविधान की रचना हुई थी तो 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो है वो खत्म कर दिया गया। तो वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। किसके सिद्धांत को पंचशील नामक नाम दिया गया? तो याद रखना, पंचशील सिद्धांत जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांत से दिया गया नाम है, अतः इसका ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू सही है। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? ये तो बड़ा इजी सवाल है और विद्यालयों में बच्चों को अक्सर पूछा जाता है, मिसाइल मैन कौन, मिसाइल मैन कौन। तो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक वैज्ञानिक थे और भारत को परमाणु संपन्न देश बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, अतः इन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, अतः इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान की जब रचना हुई थी उस समय अनुसूचियां 8 थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, 50 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो याद रखना, 1 रुपए का जो नोट होता है, 1 रुपए के नोट पे ही हमारे वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा जितने भी नोट जारी होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर से ही जारी होते हैं, अतः हमारा 50 रुपए में गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के ही हस्ताक्षर होंगे। तो ये हो गया। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? तो देखते हैं, बिक्री कर राज्य सरकार लेती है, सही है। आयकर राज्य सरकार लेती है, नहीं। आयकर केंद्र सरकार का काम है लेना, तो इसका ऑप्शन 2 यही गलत है, तो इसमें ही हम टिक लगाते हैं 2 नंबर। अर्थशास्त्र के लेखक, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य नाम से भी जानते हैं, अतः इसका ऑप्शन 4 सही है, कौटिल्य। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध हमारा वर्ष 45 में ख़त्म हो गया था। तो उसी वर्ष 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, अतः ये ऑप्शन 1 सही है। दक्षेस का स्थायी कार्यालय,
दक्षिण एशियाई देशों का संगठन दक्षेस है और इसका जो स्थायी कार्यालय है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अतः इसका ऑप्शन नंबर 1 काठमांडू सही है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब किस तरह के, हाँ, ये 35 प्रश्न हो चुके हैं हमारे सामाजिक विषय के। अब 20 प्रश्न जो गणित के आते हैं, तो आज ये भी देख लेते हैं कि गणित में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हम देखते हैं 2 की घात 3 और होल पावर 2, यानी घात के ऊपर घात लगी है, और जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 मतलब 2 का आपस में 6 बार गुणा। अतः इसका आंसर हो जाएगा 64 नंबर सेकंड पे है। ये देखते हैं -5 गुणा -25 का मान होगा। तो आपको पता है समान साइन वाले जो नंबर हैं इनका गुणा हमेशा धन में ही होता है। जैसे माइनस और माइनस, ये समान चिन्ह वाले दोनों नंबर्स हैं, तो इनका गुणा 25 का 5 में गुणा 125 और प्लस का होगा, क्योंकि समान चिन्ह है तो समान चिन्हों का गुणा प्लस ही होता है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर 1 + 125। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी संख्या का 3/8 तथा 2/7 का योग 370 है, तो संख्या कितनी होगी? तो इस सवाल को लगाने के पहले हम ये मान लेते हैं कि कोई संख्या x है और इसका 3/8 हमारा 3x/8 हो जाएगा, और 2/7 2x/7 हो जाएगा। इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 × 21 और 8 × 2 = 16, 21 और 16 37, 37x/56 बराबर 370 के। हम देख लेते हैं 37x बराबर 37x/56 बराबर 270। यदि हम पक्षांतर करेंगे x बराबर, तो हमारा हो जाएगा 270 गुणा 56 बटे 37 से 37। अब सीधे से 10 बच गया, 10 का 56 में गुणा, तो इसका आंसर 560। तो संख्या 560 होगी। तो देखते हैं, इसका आंसर होगा 560। आगे हम बढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल। तो बड़ा साधारण सा सवाल है। परिमाप यानी 4 भुजाओं का जोड़ है, तो इसमें यदि हम 4 का भाग दे देते हैं तो एक भुजा निकल आएगी a + 2, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो a + 2 × a + 2। तो इसका ऑप्शन हमारा पहले ही सही है, ये देखते हैं। एक त्रिभुज के अंतःकोण क्रमशः 3x, 2x + 20, 5x - 40 है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? तो देखते हैं हम इसे कैसे निकालते हैं। अंतःकोणों का योग किसी त्रिभुज का 180 अंश होता है, तो हम इन्हें ऐड कर लें। 3x + 2x + 5x, तो ये हो गए 10x और प्लस के 20 और माइनस के 40, तो -20 बचा। तो हमारा सीधे से आ रहा है 10x - 20 बराबर
180। पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20। x बराबर 20 आ जाएगा तो पहला कोण देखते हैं। पहला कोण 3x यानी 20×60x। दूसरा कोण 20 दूनी 40 + 20 यानी 60 अंश। तीसरा 20 पंचे 100 में 40 60 अंश, यानी तीनों कोण जो हैं वो 60 अंश के हैं। 60 अंश के जब तीनों कोण हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, अतः तीनों भुजाएं बराबर हैं। इसलिए जो हमारा त्रिभुज आ रहा है वो समबाहु त्रिभुज होगा। अब ऑप्शन 2 सही है। अब हम आगे बढ़ें तो बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, साधारण ही सवाल हैं। बस आपको वहाँ पे अपने मन को एकाग्र रखना है और सवाल हल करने हैं, तो आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। अब बड़ा आसान सवाल है। समतुल्य मान के चलो 1/2 है और 1 हम मान के चलते हैं कि 1/2, तो इसकी समतुल्य संख्या अगली निकालनी है। तो हम इसमें 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे, यानी क्या हो गया 2 एकम 2/4। अब 3 का गुणा यदि कर दें हम तो अगली संख्या आ जाएगी 3/6। 4 का गुणा कर दें अगली संख्या आ जाएगी 4/8। 5 का गुणा कर दें अगली संख्या आ जाएगी 5/10। इस तरह से समतुल्य संख्याएं यदि हम निकालेंगे तो कभी ख़त्म होने वाली एक सीरीज, कभी न ख़त्म होने वाली एक सीरीज हमें मिलेगी। अतः समतुल्य संख्याओं की संख्या जो है वो अनंत है, तो इसका हमें ऑप्शन 4 अनंत होगी। अब देखते हैं निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न का मान बताओ। 5/12, 2/3, 5/6 और 3/4। अब इनमें हमें यदि पता करना है कौन सी छोटी है तो हमें इनका हर बराबर करना होगा, और हर बराबर करने के लिए सारे 12 के 12 में हर का भाग चला जाएगा। मतलब हम ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनमें सबका हर यदि 12 कर लें तो पहले में तो 12 है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे में यदि हम 4 का गुणा कर दें तो ये 8/12 हो जाएगी। दूसरी में 2 का गुणा कर दें तो ये हमारी 10/12 हो जाएगी। तीसरे में हम 3 का गुणा कर दें तो 9/12 हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे छोटी तो 5/12 ही रहेगी, क्योंकि पहली 5/12, दूसरी हमारी 8/12, तीसरी 10/12 और चौथी है 9/12। तो सबसे छोटी संख्या कौन 5/12 ही होगी। अब देखते हैं 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक 5 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। एक बिल्कुल आसान सा यदि आप थोड़ा सा दबाव अपने दिमाग में डालें तो देखिए कि 15 और 5 किस संख्या से दोनों कट जाते हैं, वही इसका महत्तम होता है। तो 5 से 15 भी कट रहा हो, 5 से 25, तो महत्तम 5 हो गया। अब हमें वो संख्या ढूंढनी है जो संख्या 15 और 25 से कट जाए। तो 15 और 25 से कटने वाली छोटी छोटी संख्या जो है वो 75 है, अतः इसका हमारा लघुत्तम है वो 75 ही होगा। वह प्राकृतिक संख्या जिसका केवल एक गुणनखंड होता है तो वो सबसे छोटी वाली संख्या नंबर 1 है, तो इसका ऑप्शन है 4 1। आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो सवाल दिए गए हैं ये ज़्यादातर बहुत समय नहीं लेते हैं। इनमें बस आपको मन एकाग्र रखना है और लगाना है, ये आसानी से आ जाएंगे। अब जो हमारा सवाल दिया गया है ये देखते हैं इस तरह से। यदि x-1 -1 को x-1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। बड़ा इजी सा सवाल है। यदि हम इसे
वहाँ खाली पेज तुम्हें मिलेगा एक, उसमें आप अपने गणित के सवालों का थोड़ा सा जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकते हो। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/x-1। इसे यदि हम हल करें तो ये हो जाएगा 1-x/x। और जब इसमें हमें भाग देना है x-1 का, तो x-1 ऐसे हम भाग देते हैं। अब देखते हैं ऊपर 1-x, नीचे है x-1, तो हम ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो x-1 ऊपर भी हो जाएगा और ये x/x-1 हो जाएगा। ये कट गए तो हमारा बच गया -1/x। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। अब अगले सवाल पे, आयत ABCD की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 2x + y है। संलग्न का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई दोनों भुजाएं, अगल बगल वाली भुजाएं, यानी एक लंबाई की होगी एक चौड़ाई की होगी। तो 2x और y, एक लंबाई 2x मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, तो 2x धन y और ब्रैकेट के बाहर 2। तो हमारा ऑप्शन 2 इसका सही है। अब अगला सवाल, एक बस 40 किलोमीटर/घंटे की चाल से t घंटे में कितना चली? बस द्वारा चली गई दूरी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी पूछ रहा है तो चाल गुणा समय। चाल 40 है, समय इतना है, तो 40t, सीधी सी बात। बड़ा आसान सवाल है। हमारा ऑप्शन 3 ये सही होगा। अब हम आगे बढ़ें। कोटिपूरक कोणों का अंतर। कोटिपूरक का मतलब होता है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो एक दूसरे के कोटिपूरक होते हैं। तो इसमें कोटिपूरक वाला नंबर 2 ऑप्शन है और नंबर 3 ऑप्शन है। ये पूछ रहा कोटिपूरक कोणों का अंतर, इनमें से किनका अंतर यानी किनका घटाना 30 अंश निकलेगा? तो ऑप्शन 2, 60 में 30 घटाओ तो 30 अंश निकलेगा। अतः इसका ऑप्शन 2 जो है ये सही है, 60 अंश और 30 अंश। आगे बढ़ते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि विकर्णों में पूछा गया है तो वो होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणन। तो विकर्ण 15 और 20 दिए गए हैं, इनका गुणा यदि हम करेंगे तो 300 आ रहा है। 15 दूनी 30, 300 और 1/2 लगा है तो 300 का आधा यानी 150 वर्ग सेंटीमीटर। अतः इसका ऑप्शन 3 सही है। अब ये देखते हैं, यदि √3 की घात n बराबर 81, थोड़ा छोटा दिख रहा है, ज़रा बड़ा करते हैं। √3 की पावर n = 81। तो हमें पता होना चाहिए रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर n/2 बराबर 81। यानी हम लिख सकते हैं 3 की पावर n/2 = 3 की पावर 4। तो यदि 8 में 2 का भाग दे दिया जाए, ये देखते हैं n की जगह यदि 8 कर दिया जाए और 8 में 2 का भाग दे दिया जाए
तो हमारा 4 के बराबर हो जाएगा, अतः n बराबर हमारा यहाँ पे 8 होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल है x तथा y की आय में 2:3 का अनुपात है। तो यदि x की आय 15,000 हो तो y की आय बताओ। अब प्रश्न से ही साबित हो रहा कि कोई आय है उसका दुगुना x को मिल रहा है और 3 गुना y को मिल रहा है। तो दुगुना हमें बताया गया है 15,000, x की आय दो है तो ये दुगुना हुआ हमारा 15,000। तो एक गुना कितना होगा 7,500। 7,500 का 3 गुना कितना होगा 7 या 21 और 1,500 22, 22,500 यानी 22,500। इसका ऑप्शन सेकेंड सही है। अब देखते हैं अगला सवाल। एक डीलर को वॉशिंग मशीन 11,400 में बेचने पर 5% की हानि हो गई। यदि वह मशीन को कितने में बेचेगी 5% का लाभ हो। तो ये लगाने के लिए हमें यदि क्रय मूल्य ज्ञात हो जाए तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो हमें पता है कि लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। तो इस तरह से हम क्रय मूल्य x मान लेंगे और इसे हल करेंगे तो इसका क्रय मूल्य जो है वो 12,000 निकलेगा और 12,000 का 5% 600 निकलेगा। तो यदि हम 12,600 का बेचेंगे तो हमें 5% का लाभ हो जाएगा। अतः इसका ऑप्शन है हमारा 12,600। आगे हम बढ़ते हैं। अब मात्र 3 सवाल रह गए हैं। बड़े आसान सवाल हैं। एक घनाकार टंकी की प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, अतः इस टंकी की धारिता होगी। लीटर में पूछ रहा है तो हमें पता है कि 1 मीटर घनाकार टंकी है तो 1 घन मीटर इसका धारिता हो जाएगी और 1 घन मीटर धारिता 1,000 लीटर के बराबर होती है। अतः इसका ऑप्शन तीसरा 1,000 लीटर ये सही होगा। अब देखते हैं। एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी है। बिजली के खंभे को वो 22.5 सेकेंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में निकालिए। तो हम देखते हैं कि 22.5 यानी 22.5 यहाँ पे हम समय लिख लेंगे। लंबाई जो है वो 450 मीटर ट्रेन की है। अतः किसी खंभे को जब ट्रेन को पार करना तो जब ट्रेन का इंजन से आखिरी डिब्बा यानी गार्ड वाला डिब्बा खंभे को पार कर जाएगा तभी ट्रेन खंभे को पार कर पाएगी। अतः रेलगाड़ी को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी 450 हो गई और हमारा समय ये हो गया। चाल पूछ रहा है तो 450 में हम 22.5 का यदि भाग देते हैं तो भाग हमारा देंगे तो ये आ जाना चाहिए 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड को यदि हम 60 गुणा 60 बटे 1,000 से गुणा कर दें तो हमारा किलोमीटर पर घंटा में
बदल जाएगा। अतः ये आंसर हुआ इसका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आखिरी सवाल, 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि 5,000 का 8% 2 वर्ष के लिए निकालते हैं तो 800 आ जाता है, और जब इसे हम चक्रवृद्धि ब्याज से निकालते हैं तो ये हमारा 832 आता है। तो इनका अंतर 32 रुपये होगा। अतः ये आज एक वर्ष का सेट का जो पेपर सब्जेक्ट बेस होता है, इसके सारे प्रश्न हमने कराए। आपने देखे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। अब नेक्स्ट मीटिंग में हम किसी अन्य वर्ष का पेपर लेंगे और उस कब का पेपर है ये भी आपको बताया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।